नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का ऑल टोटल हम 43 शिफ्ट के इकोनॉमिक्स के प्रश्न कवर करने वाले। इसमें टोटल जो 284 जो इकोनॉमिक्स का प्रश्न होना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, साथ में एसएससी 2026 के एग्जाम चाहे वह सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, इन सभी एग्जामों को बहुत फायदा करेगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से हम सभी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर करा दिया हुआ है, साथ में हिस्ट्री करा दिया, ज्योग्राफी भी करा चुके हैं। आज इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार हम आपको इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, पॉलिटी बचा हुआ है, स्टैटिक जीके बचा हुआ है, एनवायरनमेंट बचा हुआ है, साइंस के क्वेश्चन बचा हुआ है। इन सभी को बारी बारी हम कंप्लीट करा देंगे। और आपको जो है कल जो है मैराथन वीडियो मिलेगा करंट अफेयर का, जो स्पीडी का जो है 2200 प्लस वन लाइनर मिलेगा। साथ में जो है 850 प्लस एमसीक्यू का प्रश्न जो है जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक मिलने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। उसको जरूर देखिएगा। कल जो सुबह आपको मात करे तो लगभग 9 से 10 बजे के आसपास मिल जाएगा, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा। मैं आपको हिंदी बताने और बाकी इंग्लिश वाले लोग अपना सबटाइटल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बैंकिंग शब्दावली में उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को तरल संपत्ति जैसे सोना या नकदी के रूप में स्वयं के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। इसे जो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है, जो वाणिज्यिक बैंकों को तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बाजारों का फ्रैक्टल सिद्धांत पेश किया, जो जटिल वित्तीय बाजार व्यवहार का विश्लेषण करने और पारंपरिक आर्थिक मॉडल को चुनौती देने के लिए गणितीय फ्रैक्टल ज्यामिति को लागू किया है। बोनाइट मेडल ब्रैड के द्वारा जो है ये जो है फ्रैक्टल ज्यामिति का नियम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में अवसर लागत किसे संदर्भित करता है। अगला सर्वोत्तम विकल्प जो छूट गया उसे अवसर लागत कहा है। यानी इसका डिटेल बात करें तो उस सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य या लाभ को संदर्भित करता है जिसे एक विकल्प को दूसरे के बजाय चुनते समय छोड़ दिया जाता है या त्याग दिया जाता है, उसे जो है अवसर लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न थोड़ा हार्ड होता है, इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप लगातार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उससे भी रिवीजन कर लीजिएगा। एक नीति जो सरकारी खर्च बढ़ाता है या करों को कम करता है क्या कहलाता है। इसे जो है विस्तारवादी राजकोषीय नीति यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, जो सरकारी खर्च को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा क्या मापता है। एक अतिरिक्त यूनिट से संतुष्टि को जो है सीमांत उपयोगिता मापता है। व्यापार के संदर्भ में टैरिफ शब्द क्या दर्शाता है। अन्य देशों से आयातित माल पर कर को जो है टैरिफ शब्द दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को मुख्य श्रमिक तब वर्गीकृत किया जाता है यदि उसने पिछले वर्ष में कितने दिन तक काम किया है। उसे जो है 183 दिन या उससे अधिक काम करने वाले को जो है सीमांत श्रमिक कहा जाता है। टेक्स्ट बुक के दौरान 23 तारीख रात 12 से कुछ बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगाना जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए और जितना हो सके उतना जल्दी परचेज करिए जिससे आपको कम प्राइस में मिल जाए। जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस का सभी मॉक टेस्ट प्रोग्राम सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा 23 तारीख रात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में यूनिकॉर्न की परिभाषा क्या है। एक प्राइवेट स्टार्टअप जिसका कीमत जो है 1 बिलियन से ज़्यादा हो तो इसका जो है यूनिकॉर्न के संदर्भ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य बिचौलिया जैसे जमींदार को समाप्त करना और जोतने वाले को जमीन देना, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर सदस्य की पेंशन पाने की मानक उम्र क्या है। 58 वर्ष जो है मानक उम्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कराधान और सार्वजनिक खर्च का उपयोग करने की सरकार की नीति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। सरकार की सभी स्रोतों से कुल आमदनी जिसमें कर भी शामिल होता है, इसके लिए तकनीकी शब्द क्या होता है। सरकारी राजस्व, इसका तकनीकी शब्द हो जाएगा। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि जो है मुद्रास्फीति की परिभाषा को संदर्भित करता है। भारत में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के कार्यान्वयन को किन दो प्रमुख घटनाओं ने बाधित किया था? भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 ने बाधित किया था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को विशिष्ट आर्थिक गतिविधि को मापता है। ये जो है एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना जो है निजी क्षेत्र में कार्यरत कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य है। एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण और सेवाएं प्रदान करना है। आर्थिक संदर्भ में एफडीआई संक्षिप्त नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में एफडीआई का संक्षिप्त नाम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कोटा की परिभाषा क्या है? एक वस्तु की उस मात्रा पर एक भौतिक सीमा जिसे आयात किया जा सकता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोटा को परिभाषा हो जाएगा। पीली क्रांति किस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि से जुड़ा हुआ है? तिलहन उत्पादन से जुड़ा हुआ है पीली क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स सदस्य देश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रियल नामक मुद्रा का उपयोग करता है? ब्राजील के द्वारा जो है रियल नामक मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के संदर्भ में स्वचालित मार्ग शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? वह एफडीआई जिसके लिए पूर्व सरकारी या आरबीआई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है उसे जो है एफडीआई संदर्भ में स्वचालित मार्ग शब्द का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न मानव विकास सूचकांक स्कोर क्या दर्शाता है? कम जीवन प्रत्याशा को जो है निम्न मानव विकास सूचकांक दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर लगातार घटता रहता है तो उस स्थिति गिरावट को क्या कहा जाता है? इसे जो है मूल्यह्रास यानी मुद्रास्फीति की उल्टी स्थिति कहा जाता है। भारत में राजकोषीय नीति के निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था का होता है? वित्त मंत्रालय के पास जो है राजकोषीय नीति निर्माण की जिम्मेदारी होता है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। भारत में लागू भूमि सीमा अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अधिशेष भूमि को भूमिहीन किसानों में वितरण इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति का नाम क्या था? इसका नाम नरसिम्हन समिति था, जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति का नाम था। 1991 के बाद लागू आर्थिक सुधार के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो जाने की उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हो जाएगा। आर्थिक शब्द में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सभी को पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। किस आर्थिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि से संबंधित क्षेत्र के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। किस इकोनॉमिक सेक्टर को आमतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र को जो है इंडस्ट्रियल यानी उद्योग सेक्टर कहा जाता है। किस आर्थिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। तो ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नीली क्रांति किस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि से जुड़ा हुआ है? मछली और समुद्री उत्पाद के लिए नीली क्रांति जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से क्या 1991 का आर्थिक सुधार का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? मुद्रास्फीति बढ़ाना इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। कौन सा संस्थान भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है? सभी को पता है आरबीआई जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। भारत में श्वेत क्रांति किस वस्तु के बढ़े हुए उत्पादन से जुड़ा हुआ है? सभी को पता है दूध और डेयरी विकास के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी कोएफिशिएंट मुख्य रूप से किस इकोनॉमिक इंडिकेटर को मापता है? आय असमानता को गिनी कोएफिशिएंट मापता है। भारत में श्वेत क्रांति का सबसे अधिक संबंध किस डेयरी सरकारी या ब्रांड से है? अमूल से हो जाएगा। अमूल ब्रांड जो है सबसे ज़्यादा उसमें श्वेत क्रांति में अधिक योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व खुशहाली रिपोर्ट के प्रमुख निर्धारक में शामिल नहीं है जो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शासन आधारित चर का उपयोग करके जीवन संतुष्टि का मूल्यांकन करता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक इसमें शामिल नहीं होगा।
एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? इसे सभी को पता है, जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पर जो थोड़ा ऑप्शन छूट गया इसलिए यहाँ पर बता देते हैं, जीडीपी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋण और कृषि की देखभाल के लिए विशेष रूप से 1982 में किस शीर्ष संस्थान की स्थापना किया गया था? नाबार्ड की स्थापना जो है ग्रामीण ऋण और कृषि की देखभाल के लिए 1982 में स्थापना किया गया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार के वित्त पोषण के लिए किस वर्ष किया गया था? 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया था। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। व्यापार अधिशेष शब्द किस आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है? जब निर्यात आय से अधिक होता है तब इसे जो व्यापार अधिशेष संदर्भित करता है। राजा चलैया समितियों किस विशिष्ट क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? कर ढांचा में सुधार के लिए राजा चलैया समिति की नियुक्ति किया गया था। 1996 में जीवी रामकृष्णन के तहत स्थापित विनिवेश आयोग का कार्य सरकार के किस बारे में सलाह देना था? निजीकरण और पीएसयू के शेयर बेचने के रूप में सलाह देना था। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 में जो है 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में जो एक और हुआ था जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया था। ये जो दूसरा चरण था इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 7 स्तंभ में शामिल नहीं जिनका उपयोग वैश्विक नवाचार सूचकांक द्वारा विभिन्न आर्थिक आयाम में राष्ट्रीय नवाचार क्षमता और आउटपुट का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? पारिस्थितिकी स्थिरता जो है इसमें शामिल नहीं है। जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1966 में भारत सरकार ने रुपये का अवमूल्यन घोषित किया। इसका क्या मतलब है? डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य जो है जानबूझकर कम कर दिया, इसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। भारतीय उद्योग 1947 से 90 के संदर्भ में एसएसआई का क्या अर्थ हो जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुगतान संतुलन का चालू खाता मुख्य रूप से क्या दर्ज करता है? वस्तु और सेवाओं में व्यापार या निर्यात आयात को संदर्भित करता है। विदेशी देशों के घरेलू वस्तु और सेवाओं को बेचने के कार्यों को क्या कहा जाता है? इसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहा जाता है। भारत की योजना इतिहास में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 से क्या तात्पर्य है? एक पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि को जो है रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। जीडीपी का क्या अर्थ हो जाएगा? सभी को पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। मुद्रास्फीति का एक मापक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी सीपीए का पूर्ण फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज 1975 में किसे विशेष रूप से ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था? ग्रामीण लोग को, छोटे किसान, कारीगर और मजदूर को ऋण देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ के साथ शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में घर्षणात्मक बेरोजगारी शब्द किसे संदर्भित करता है? जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाता है उसे ही अस्थायी बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन की नीति को कैसे लागू किया है? आयात पर उच्च टैरिफ कर और कोटा सीमा का उपयोग करके जो है उच्च आयात प्रतिस्थापन की नीति को लागू किया गया है। भारतीय संदर्भ में संक्षिप्त नाम पीएसयू का पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है। 1991 के बाद के आर्थिक सुधार का एक प्रमुख घटक एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एफडीआई का पूर्ण रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। मुद्रास्फीति के एक सामान्य मापक सीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है।
सार्वजनिक वस्तु शब्द के किस संदर्भित करता है? सभी के लिए सुलभ और गैर प्रतिद्वंदी वाली वस्तु जो है सार्वजनिक वस्तु को संदर्भित करता है। सरकारी बजट में विनिवेश की प्राप्ति कहाँ से आता है? सेलिंग शेयर ऑफ पीएसयू से, यानी पीएसयू के शेयर बेचने से आता है। उस कर संरचना के लिए क्या शब्द जहां कर दर जो है बढ़ जाता है क्योंकि भुगतानकर्ता की आय बढ़ जाता है, इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर शब्द मूल रूप से किस आर्थिक घटना का वर्णन करता था? ये जो है भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि यानी लगभग 3 से 4% को संदर्भित करता था। आर्थिक नीति में अवमूल्यन शब्द क्या, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुद्रा के मूल्य को कम करना जो है आर्थिक नीति में अवमूल्यन हो जाएगा। सड़क द्वारा सड़कों, पुलों, अस्पताल जैसे परिसंपत्ति के निर्माण पर खर्च किए जाने वाला धन क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। एक वर्ष में नियमित मौसमी परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाता है? इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। चेक क्या है? किसी व्यक्ति के खाते से एक विशिष्ट राशि के भुगतान के लिए बैंक को आदेश जो है चेक का अर्थ हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष की आयु का समूह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? कामकाजी उम्र की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू में सरकार द्वारा अपने शेयर बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। निजीकरण का विपरीत क्या है जिसका भारत ने 1947 के बाद भारी पालन किया है? नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए 1952 में किस निकाय की स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए शुरू किया गया था। सरकार द्वारा दैनिक संचालन जैसे वेतन और पेंशन का भुगतान पर खर्च किए जाने वाला धन क्या कहलाता है? इसे राजस्व व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ता है तो मांग की मात्रा क्या होता है? यह घट जाता है। मांग की मात्रा जो है घट जाता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है इसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य और जल कृषि उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की इस प्रमुख घटना से पहले आखिरी योजना था। 1991 के आर्थिक सुधार से पहले ये आखिरी योजना था। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था जिसने कोयला क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में लाया था? 1973 में कोयला खान अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी शुरू में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1988 में स्थापित किया गया। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण करके 1992 में एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। भारत के किस वित्त मंत्री को 1991 के सुधार का वास्तुकार माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। आपातकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संपर्क करना पड़ा था? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करना पड़ा था। मुद्रास्फीति की बहुत उच्च दर वाली स्थिति जहां पैसा बहुत तेजी से अपना मूल्य खो देता है क्या कहलाता है? अतिशय मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। व्यापार घाटा क्या होता है? जब आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाता है तब व्यापार घाटा होता है। भारत के नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि कब हुआ था? तीसरी योजना के बाद जो है योजना अवकाश की अवधि हुआ था। 1955 में बनी करवे समिति खास तौर पर किस सेक्टर के लिए डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है? लघु स्तरीय उद्योग से करवे समिति जुड़ा हुआ है। कौन सा विशिष्ट उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है और निजी क्षेत्र के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया है? परमाणु ऊर्जा जो अभी तक नहीं खोला गया है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन से पहले वैश्विक व्यापार नियम तय करने वाले संगठन का नाम क्या है? इसका पहला नाम GATT था। आयात करने के बजाय सभी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करने की भारत की 1991 से पहले की नीति को क्या कहा जाता है? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 में एक निजी कंपनी को बाल्को यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी की बिक्री किसका उदाहरण है? ये जो है प्राइवेटाइजेशन का उदाहरण है। वर्तमान कीमत पर जीडीपी गणना किसका उपयोग करके किया जाता है? चालू वर्ष की कीमत के आधार पर किया जाता है। लेसेफ फेयर इकोनॉमिक थ्योरी के तहत सरकार की क्या भूमिका है? आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप जो है सरकार की भूमिका है। भारत महिलाओं में प्रवासन का सबसे सामान्य कारण क्या बताया गया है? विवाह को बताया गया है। भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ से क्या तात्पर्य है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ वाला क्षेत्र को जो है SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत में फिस्कल ईयर यानी वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जो है ये अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक है। गरीबी रेखा का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जीवन के मूल मानक के लिए आवश्यक न्यूनतम आय स्तर को मापने के लिए किया जाता है। नरसिम्हन समिति 1991-98 किस क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था? बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए इसे गठित किया गया था। NEP यानी भारत ने अपनी प्रमुख नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू किया था? 1991 में भारत ने नई अपनी आर्थिक नीति शुरू किया था। बॉम्बे प्लान जिसे 1944 में प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा बनाया गया एक विकास योजना था? भारतीय उद्योगपति के एक समूह के द्वारा बनाया गया था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा अधिकार में लिया गया किस वर्ष हुआ था? 1953 में जो है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1957 में भारत पुरानी आना प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए किस आधुनिक मुद्रा प्रणाली में हस्तांतरित हो गया? दशमलव सिक्का प्रणाली में हस्तांतरित हो गया। विनिवेश क्या है? सरकार द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपने शेयर बेचने की क्रिया को विनिवेश यानी कि इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है अमर्त्य सेन। वह स्थिति जहां सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक हो जाता है इसे क्या कहा जाता है? बजट अधिशेष कहा जाता है। जब वह स्थिति जहां सरकार का कुल राजस्व उसके व्यय से अधिक हो जाता है इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। एक्सचेंज NSE जिसकी स्थापना 1992 में भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधार को हिस्से के रूप में किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। 1991 के सुधारों की एक प्रमुख आलोचना यह है कि इससे किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि को सबसे कम लाभ हुआ है। 1991 में आपातकालीन ऋण सुनिश्चित करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पास किस बहुमूल्य संपत्ति को गिरवी रखना पड़ा था? गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखना पड़ा था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक मुख्य रूप से किस फाइनेंस करता है? टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फाइनेंस करता है। ब्रिक्स के तहत कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किस लिए बनाया गया था? पेमेंट संकट के दौरान लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से गरीबी हटाओ जुड़ा हुआ है। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जो इस समय प्रधानमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के बाद भारत में निजीकरण का स्पष्ट उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के शेयर बेचना जो है यह निजीकरण का स्पष्ट उदाहरण है। भारत में शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट का प्राथमिक नियामक कौन सी संस्था है? सभी को पता होना चाहिए सेबी हो जाएगा यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो जाएगा। किस आर्थिक अवधारणा को अदृश्य हाथ के रूप में जाना जाता है? बाजार शक्ति यानी मार्केट फोर्स को अदृश्य हाथ के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड किस उत्पाद को उत्पादन वृद्धि से संबंध है? दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में स्थित इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। जॉबलेस ग्रोथ शब्द जो सुधारों की एक आलोचना का क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थव्यवस्था बढ़ी लेकिन नई नौकरी नहीं मिला, ये जो है जॉबलेस ग्रोथ शब्द का अर्थ हो जाएगा।
वैश्वीकरण में मदद के लिए 1990 के दशक में भारतीय रुपये में क्या परिवर्तन किया गया था? इसे करंट अकाउंट पर कन्वर्टिबल बनाया गया था। सरकार द्वारा तैयार किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण जो उसकी अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता है क्या कहलाता है? इसे केंद्रीय बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिम बजट किस विशिष्ट स्थिति में पेश किया जाता है? चुनाव वर्ष में पेश किया जाता है। लाइसेंस राज यानी परमिट राज क्या था जो 1947 से 90 तक अस्तित्व में था? ये जो है व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए सरकारी अनुमति यानी लाइसेंस की एक प्रणाली को जो है लाइसेंस राज कहलाता था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 किस घटना के बाद शुरू किया गया पहला योजना था? 1991 के आर्थिक सुधार के बाद पहला योजना था। प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा क्या मापता है? उपभोक्ता कितनी आसानी से एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदल देता है, इसे ही जो है प्रतिस्थापन की लोच कहा जाता है। टैक्स उधार और पब्लिक खर्च की नीति के मेल को मिलाकर डैश के नाम से जाना जाता है, इसे जो है राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। एनईपी का पूर्ण रूप 1991 के सुधार के संदर्भ में क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति है। उच्च प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अधिक स्वायत्त देने के लिए क्या दर्जा दिया जाता है? नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। सरकारी बजट का कौन सा भाग योजना और मंत्रालय को आवंटित धन को दर्शाता है? व्यय बजट दर्शाता है। समग्र मांग में गिरावट किस आर्थिक स्थिति को जन्म दे सकता है? अपस्फीति कारक अंतर को जन्म दे सकता है। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति जनित मंदी एक कठिन आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कानूनी रूप से क्या गारंटी देता है? एक ग्रामीण परिवार में मजदूरी रोजगार के न्यूनतम 100 दिन की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण है। WPI यानी मुद्रास्फीति का एक अन्य माप का पूरा नाम क्या है? थोक मूल्य सूचकांक है। IPR 1956 के तहत कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था? वस्त्र उद्योग जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय में क्या मापता है? शून्य आर्थिक लाभ अर्जित करता है। डैश का मतलब है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर फंड जुटाने का प्रोसेस है। विनिवेश का मतलब होता है। कोका कोला और मैकडोनाल्ड जैसे विदेशी ब्रांड का भारत में प्रवेश किसका एक उदाहरण है? वैश्वीकरण का उदाहरण है। डी लाइसेंसिंग शब्द किस नीति से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? उदारीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के परिणाम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इकोनॉमी ने 6% की ग्रोथ रेट दर्ज की जो टारगेट से ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E0S09 को किस तरह से ऑर्बिट में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था? सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अक्सर भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? IPR 1956 को कहा जाता है। बैंकिंग, परिवहन और शिक्षण सभी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए केवल एक विक्रेता वाला बाजार क्या कहलाता है? इसे एकाधिकार यानी मोनोपोली कहा जाता है। उन श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए जिनके नौकरी छूटने या खतरा तकनीकी उन्नयन या बीमार इकाइयों को बंद होने के कारण हो सकता है, सरकार ने 1992 में किस फंड की स्थापना किया था? राष्ट्रीय नवीकरण निधि NRF की फंड की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसे माइक्रो फाइनेंस का मुख्य फोकस माना जाता है? अर्थव्यवस्था का समग्र प्रदर्शन और व्यवहार को जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य फोकस माना जाता है। 2003 में सरकार को उसके राजकोषीय घाटे के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह बनाने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम पारित किया गया था।
जनता सरकार द्वारा पेश किए गए रोलिंग प्लान 1978 से 80 का मुख्य फोकस क्या था? और रोजगार सृजन करना इसका मुख्य फोकस था। चुनौती के बावजूद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 को सफल क्यों माना गया है? अकाल के कारण खेती के उत्पादन को छोड़कर ज्यादातर टारगेट पूरा हो गया, इस कारण इसे सफल माना जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। एक स्टील निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। 1992 के सुधार के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की मुख्य भूमिका क्या हो जाएगा? पूंजी बाजार को विनियमित करना, निवेशकों की सुरक्षा करना तथा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना इसकी भूमिका हो जाएगा। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो है प्राथमिक घाटा कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर बनाना और मॉडर्नाइजेशन को आसान बनाना जो है प्राइवेटाइजेशन का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। चौथे पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वार्षिक योजना 1966 से 69 क्यों शुरू किया गया था? तीसरी योजना की विफलता और रुपये के अवमूल्यन के कारण शुरू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में प्रस्तावित 2 मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है इसके 2 मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। 1950 से 51 भारत के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा से बढ़कर कितना हो गया था? 24.6% जो है 13% से बढ़कर 24.6% हो गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 की विफलता का मुख्य कारण क्या था? चीन आक्रमण, भारत पाक युद्ध और सूखा जो है ये सभी प्रमुख कारण थे। देश के बीच व्यापार के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन की क्या खास बात है? देशों के बीच वस्तु और सेवाओं की आवाजाही में वृद्धि जो है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है? खुले बाजार के परिचालन जो है यह राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। 1991 का भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कमी के मुख्य कारणों में से क्या है? सस्ते आयात के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग में कमी जो है ये महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। बार्टर सिस्टम के वह खास बात क्या था जो इसे पैसे के इस्तेमाल की तुलना में कम असरदार बनाता था? इच्छाओं का दोहरा संयोग बनाता था। ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और सामान, सर्विस और टेक्नोलॉजी की आवाजाही की वजह से देशों के बीच तेजी से इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्शन की प्रक्रिया किस शब्द से जाना जाता है? भूमंडलीकरण से जाना जाता है। भारत में जीएसटी लाने का लक्ष्य क्या था? एक एकीकृत कर प्रणाली और एकल बाजार बनाने के लिए जो है जीएसटी लाने का मुख्य लक्ष्य था। 1950 में डैश की स्थापना किया गया और प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन थे। योजना की स्थापना 1950 में किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के सामने कौन सा चुनौती था? विदेशी मुद्रा की तीव्र कमी जो है इसका चुनौती था। किस संगठन ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR जारी किया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। 1991 के बाद भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से घरेलू बाजार को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो है भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण में से कौन सा हो जाएगा? कृषि जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। लोकल इकोनॉमिक पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का क्या असर है? यह प्रोडक्शन बढ़ाने और जॉब क्रिएशन में मदद करता है। कंज्यूमर मार्केट के मामले में ग्लोबलाइजेशन का क्या खास नतीजा रहा है? उपभोक्ता विकल्प में वृद्धि जो है खास नतीजा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 में भारत को मुख्य रूप से किस वजह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था? बाहरी कर्ज चुकाने में नाकामयाबी और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी जो है ये जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। वह कौन सा शब्द है जो किसी सोर्स रीजन से ज़्यादा स्किल्ड लेबर को बाहर जाने से होने वाले डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक फेनोमेनन को सबसे अच्छे से बताता है? ब्रेन ड्रेन अवधारणा बताता है। एक छोटे पैमाने के इंडस्ट्रियल यूनिट को ऐसी यूनिट के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें अधिकतम निवेश डैश था 5 लाख रुपये अधिकतम निवेश हो जाएगा। भारत ने
पहले 7 पंचवर्षीय योजनाओं में जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी अपनाया था उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आयात को घरेलू उत्पाद से बदलना इसका मुख्य लक्ष्य था। 3 सालाना योजना 1966 से 69 के दौरान खेती के मुख्य स्ट्रेटेजी क्या था? उच्च उपज वाले बीजों और उर्वरक का वितरण जो है इसका मुख्य जो है स्ट्रेटेजी था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान किस उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था? स्टील को प्राथमिकता दिया गया था। पैसे की सुरक्षा और आसान ट्रांजैक्शन पक्का करने के लिए बैंक की क्या सुविधा देता है? डिमांड डिपॉजिट की सुविधा देता है। ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में विदेशी व्यापार की मुख्य भूमिका क्या है? विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने की मुख्य भूमिका हो जाएगा। 1991 में डीरेगुलेशन के बाद कौन सा इंडस्ट्री सरकारी कंट्रोल में रहा था? परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन जो है सरकार के कंट्रोल में रहा था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य फोकस क्या था? इसका मुख्य फोकस कृषि, कीमत स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान करना था। कौन सा संगठन ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश करने के लिए जाना जाता है, जो भारत समेत देश के उनके शांति के केवल लेवल के आधार पर रैंक करता है? आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई कौन पब्लिश करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 1960 के दशक के दौरान भारत में हरित क्रांति का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिणाम था? कृषि उत्पादकता में वृद्धि इसका प्रमुख परिणाम हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। 2001 में ब्रिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डमैन सैक्स के द्वारा किया गया था। 1991 के बाद की अवधि में विनिवेश की भूमिका किस प्रकार हो जाएगा? गैर रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार की हिस्सेदारी कम करना और दक्षता में सुधार करना इसका प्रमुख जो है उद्देश्य हो जाएगा। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस पर जोर दिया गया था? भारी उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। महालनोबिस मॉडल का मुख्य तर्क क्या हो जाएगा? पूंजीगत वस्तुओं में निवेश उपभोक्ताओं वस्तुओं में निवेश की तुलना में भविष्य की उत्पादन क्षमता को अधिक बढ़ाता है। योजना विराम 1966 से 69 शब्द का क्या अर्थ था? आर्थिक योजनाओं का निलंबन था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? कृषि पर ध्यान देना था और ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। आर्थिक शब्द में प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब है? कुल आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया रुकावट या पाबंदी को हटाने को किस शब्द से जाना जाता है? उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास BRD सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आवश्यकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वित्तीय, प्राकृतिक, मानवीय और तकनीकी संसाधनों का मिश्रण वर्णन करता है। भारत में 1991 के बाद शुरू किया गया सुधार नीति में से इनमें से किसे हटा दिया गया है? ज़्यादातर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया है। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का मुख्य फोकस क्या था? कृषि में सुधार इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। राज्यों द्वारा वैट 2005 क्यों लागू किया गया था? बिक्री कर के व्यापक प्रभाव को हटाने के लिए लागू किया गया था। 1990 से पहले औद्योगिक नीति के संदर्भ में लघु स्तरीय क्षेत्र के लिए आरक्षण का क्या अर्थ हो जाएगा? कुछ उत्पाद केवल छोटे उद्यमों द्वारा ही उत्पादित किए जा सकते, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। 1957-58 में भारत के लिए गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का प्रमुख कारण क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए पूंजीगत वस्तु की भारी आयात जो है विदेशी मुद्रा संकट का प्रमुख कारण था। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम 1969 को लागू करने का उद्देश्य क्या था? आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए इसे शुरू किया गया था।
2021 में बंद किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक मूल रूप से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित करने में शामिल है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क शामिल है। 2009 में पहला ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ये येकातेरिनबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्राथमिक फोकस किस क्षेत्र पर था? औद्योगिकरण यानी भारी उद्योग पर था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सुधार 1992 में क्यों पेश किया गया था? पूंजी बाजार विनियमन को मजबूत करने के लिए पेश किया गया था। 1990 के दशक में किस समिति ने संवैधानिक तरलता अनुपात SLR और नकद आरक्षित अनुपात CRR में कमी को सीधे प्रस्तावित किया था? नरसिम्हन समिति ने प्रभावित किया था। किस क्षेत्र में प्रशासित मूल्य तंत्र APM निराधारण की दिशा में कदम सबसे पहले उठाया गया था? पेट्रोलियम में उठाया गया था। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात की अवधारणा निम्नलिखित में केंद्रीय था। योजना निर्माण में प्रयुक्त हेराल्ड डोमर मॉडल विकास मॉडल पर आधारित था। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा क्या है? मंदी के दौरान बचत में वृद्धि से मंदी और गहरी हो जाता है, इसे ही पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा कहा जाता है। भारत के पूंजी खाते में कौन शामिल नहीं है? विदेश से प्रेषण जो है ये शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? व्यवसायों के लिए ऋण महंगा हो जाएगा, ये जो मुख्य प्रभाव होगा। नरसिम्हन समिति 1991 ने मुख्य रूप से किसकी सिफारिश किया था? इसका राइट आंसर की बात करें, ब्याज दरों का उदारीकरण, SLR CRR में कमी और पूंजी प्राप्ति जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करना था। बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए 1999 में FRA विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का स्थान किस अधिनियम ने लिया है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA एक्ट ने यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ने लिया है। तारोपर समिति द्वारा 1997 निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं किया गया था? बेसल तृतीयों को अपनाना, इसकी अनुशंसा नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 1947 से 90 में भारत की व्यापार नीति का हिस्सा नहीं था? विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहन ये हिस्सा नहीं था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस राज्य को प्रायोजित कार्यक्रम को अपने संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया है? सिंचाई और बिजली ने आवंटित किया है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा कौन सा उद्योग स्पष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे? रक्षा और परमाणु ऊर्जा को आरक्षित किया गया था। 1957-58 में भारत के विदेशी मुद्रा संकट का मुख्य कारण क्या था? भारी उद्योग रणनीति के कारण आयात में तीव्र वृद्धि जो इसका मुख्य कारण हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तु के संबंध में सही कथन चुनिए। वे गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी होते हैं। क्राउडिंग आउट कब होता है? सरकारी उधारी से ब्याज दरें बढ़ता है और निजी निवेश कम होता है, इसे ही क्राउडिंग आउट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि किया है तो क्या होता है? धन की आपूर्ति और निवेश जो है कम हो जाता है। कीनेसियन ढांचे के अनुसार बेरोजगारी निम्नलिखित कारण में मौजूद हो सकता है। अपर्याप्त समग्र मांग में हो सकता है। जब अर्थव्यवस्था का लगातार 2 तिमाही तक नकारात्मक वृद्धि का अनुभव करता है तो क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? मंदी का प्रयोग होता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित के द्वारा जारी किया था? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और स्थिरता के साथ विकास हो जाएगा। सॉफ्टवेयर विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? चतुर्थक श्रेणी से संबंधित गतिविधि है। बाजार निर्धारित ब्याज दरों में बदलाव का उद्देश्य क्या है? वित्तीय संसाधन के कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करने इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस सुधार के परिणाम स्वरूप
LFA यानी तरलता समायोजन सुविधा की शुरुआत हुआ था। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू हुआ था। नई दूरसंचार नीति NTP 1999 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा? राजस्व साझाकरण लाइसेंसिंग की शुरुआत हो जाएगा। अल्पावधि में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहता फर्मों को क्या कहा जाता है? मांग और लागत की स्थिति के आधार पर लाभ या हानि अर्जित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं? देश के भीतर संचालित किसी विदेशी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ ये संदर्भित करेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य फोकस है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। हरित क्रांति से मुख्यतः किसको लाभ हुआ है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक क्षेत्र को लाभ हुआ है। 1991 के कार्यक्रम के अंतर्गत राजकोषीय सुधार पर क्या जोर दिया गया था? सब्सिडी कम करना, व्यय को तर्कसंगत बनाना और कर दक्षता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण की सिफारिश किया था? रंगराजन समिति ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय में शामिल नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश ये शामिल नहीं है। भारत की मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है। 1991 के बाद विनिवेश नीति का उद्देश्य क्या था? राजकोषीय बोझ कम करना, दक्षता में सुधार करना और स्वामित्व का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नई दूरसंचार नीति 1999 निम्नलिखित में से शामिल किया गया है। निश्चित लाइसेंस शुल्क प्रणाली से राजस्व साझाकरण व्यवस्था की ओर स्थानांतरण शुरू किया गया था। माल और सेवा कर 2017 का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या हो जाएगा? गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कराधान के साथ एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण शामिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुधार ने बिजली वितरण में ओपन एक्सेस की अवधारणा पेश किया है? विद्युत अधिनियम 2003 ने पेश किया है। रोलिंग प्लान प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू किया गया था? चौथी योजना के दौरान शुरू किया गया था। 1950 से 60 के दशक में भारत ने कौन सी व्यापार रणनीति अपनाया था? आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की नीति अपनाया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का अधिकतम आवंटन प्राप्त हुआ है? भारी उद्योगों को प्राप्त हुआ है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? दूसरी योजना के दौरान शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है? अनंत विक्रेता इसकी विशेषता नहीं है। अल्पावधि में कोई फर्म बंद हो जाएगा अगर मूल्य जो है औसत परिवर्तन लागत से कम हो जाएगा। अल्पावधि फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी नकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू घटक उत्पाद से बाहर रखा गया है? आयात को बाहर रखा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित था? कृषि पर केंद्रित था। योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1950 में किया गया था। 1991 में सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार में कौन सी संस्था मुख्य रूप से प्रभावित नहीं हुआ था? राज्य विद्युत बोर्ड ये जो प्रभावित नहीं हुआ था। किस वर्ष रुपये का चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तन बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 पूंजी बाजार को कैसे मजबूत किया है? स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान करके मजबूत किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? कृषि विकास और सिंचाई परियोजना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की दूसरी योजना पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण नीति के आधार पर के रूप में प्रयुक्त मॉडल कौन है? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अर्थशास्त्र में लाफर वक्र क्या समझाता है? एक इष्टतम कर दर मौजूद जो राजस्व को अधिकतम करता है।
नकद आरक्षित अनुपात CRR में कमी होने पर क्या होता है? बैंकों के उधार योग्य संसाधन वृद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? पुलिस सेवाएं जो ये सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। अगर निवेश बचत वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मौद्रिक नीति क्या होगा? अप्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक संयोजन का उपयोग किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है। निम्न मानव विकास सूचकांक स्कोर क्या दर्शाता है? कम जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। जब सरकार की व्यय राशि उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति का नाम क्या हो जाएगा? नरसिम्हन समिति हो जाएगा। 1991 की नई औद्योगिक नीति की एक प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। 1991 के बाद लागू आर्थिक सुधार के संदर्भ में LPG का क्या अर्थ है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हो जाएगा। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? आय असमानता को मापा जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में भारत सरकार द्वारा क्यों प्रारंभ किया गया था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाया गया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में क्यों किया गया था? बफर स्टॉक का प्रबंधन और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना 1965 में किस मुख्य कार्य करने के लिए किया गया था? खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण यानी बफर स्टॉक के लिए किया गया था। तो ये टोटल इकोनॉमिक्स का जो है 284 प्रश्न जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का जो है 26 जनवरी का बहुत स्पेशल ऑफर चलाया जाएगा, जो 23 तारीख रात 12 से 1 बीच स्पेशल ऑफर रहेगा, शुरू हो जाएगा 23 तारीख को ही, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और ये टाइम के अनुसार ये प्राइस बढ़ता जाएगा, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी परचेज करिएगा। मात्र आपको 263 में आपको 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा तभी आपको मिल पाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का है, यानी हर स्टेट के एग्जाम का सभी टेस्ट मिल जाएगा। साथ में ऑल 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 23 तारीख रात 12 से 1 भी जितना हो सके उतना जल्दी परचेज करिएगा, आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। 263 से शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये मिनट के अनुसार बढ़ता जाएगा, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी परचेज करिएगा। कूपन कोड सावन अभी जाकर रख लीजिए अप्लाई करके, जिससे आपको परचेज करने में दिक्कत ना हो, इसलिए तैयार रहेगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया, पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको PDF जो है ऑलरेडी सभी का दिया हुआ है, और जाकर सभी देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और कल जो आपका स्पीडी करंट अफेयर का जो है मैराथन वीडियो मिलेगा, जिसमें 2200 प्लस 1 अलाइनमेंट का प्रश्न होगा, साथ में जो है 850 MCQ का प्रश्न होगा, उसको जरूर देखिएगा। आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा।